हेलो गाइस, जय हिंद। वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माय नेम इज शिवम पांडे। गाइस, आज के इस लेक्चर में सीडीएस को मद्देनजर रखते हुए जो आपका कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का जो एग्जाम होता है, जो यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, उस एग्जाम को देखते हुए आज हम लोग वैदिक कल्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने एनडीए के लिए भी वैदिक कल्चर को डिस्कस किया था, बट गाइस वो एनडीए के लेवल का था, क्योंकि आप लोगों को पता है एनडीए वगैरह में ज़्यादा एंशंट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने के लिए मिलते। लेकिन आपका जो सीडीएस की परीक्षा है, सीडीएस की परीक्षा में जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आते हैं। तो इसलिए बिना टाइम वेस्ट करे हुए आइए हम लोग अपने लेक्चर पे चलते हैं। गाइस, सबसे पहले हमारे पास एक टर्म देखने के लिए मिल रहा है, वैदिक कल्चर, वेदास जिसको हम लोग कहते हैं। अब गाइस, ये जो टर्म वेदास है, ये वेदास का मतलब होता क्या है? सबसे पहली चीज तो हमारे पास यही है, व्हाट डज दिस टर्म वेदास मीन्स? गाइस, वेदास का मतलब होता है नॉलेज, पार एक्सेलेंस। वेदास मीन्स नॉलेज, पार एक्सेलेंस। आपके पास भरपूर्ण ज्ञान है, बहुत ही ज्यादा आपके पास ज्ञान है, आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं। अगर मैं इसका आपको एग्जाम्पल दूं तो इसका एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेगा ऋग्वेदिक संहिता। क्या एग्जाम्पल इसका देखने के लिए मिलेगा? ऋग्वेदिक संहिता। गाइस, यहां पे जो शब्द ऋग हमें देखने के लिए मिल रहा है, ऋग का मतलब क्या होता है? ऋग मीन्स दैट दे आर दी हाइम्स और दी मंत्रास। ऋग, हाइम्स और दी मंत्रास। Collected by the Vedic people। ये मंत्रास है या हाइम्स है, जिनको वैदिक टाइम में जो लोग थे, जो सेजेस थे, जो साधु संत थे, वो कलेक्ट करते थे टू प्रेज देयर डिआइटीज। गॉड्स एंड गॉडेसेस। वैदिक का मतलब यू ऑल नो क्या होता है? नॉलेज, एंड गाइस, संहिता मीन्स कलेक्शन। संहिता का मतलब क्या होता है? कलेक्शन। तो ऋग्वेदिक संहिता क्या होगा? हाइम्स, मंत्रों की जो नॉलेज है, जो कलेक्शन है, मंत्र जो है उनका जो नॉलेज है, उस चीज की एक कलेक्शन है। तो अगर हम लोग इसको देखते हैं गाइस, तो ये जो ऋग्वेदिक संहिता हमें देखने के लिए मिलता है, या जो ऋग्वेद हमें देखने के लिए जो मंत्रास हमें देखने के लिए मिलते हैं, या जो हाइम्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, ये कितने हमें देखने के लिए मिलेंगे? ऑलमोस्ट 10,442 मंत्रास हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। उसके बाद गाइस, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे चलते हैं, तो ये जो वैदिक पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है, होप ये आपको समझ में आया होगा। जो वैदिक पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है गाइस, यही वैदिक पीरियड दो कैटेगरीज में डिवाइडेड है। दिस वैदिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। पहला हमें देखने के लिए मिलेगा ऋग्वेदिक पीरियड, और दूसरा हमें देखने के लिए मिल जाएगा लेटर वैदिक पीरियड। गाइस, अगर हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड के बारे में बातचीत करते हैं, तो ये जो ऋग्वेदिक पीरियड है,
ये 1500 से लेकर के 1000 BC तक हमें देखने के लिए मिलता है, 1500 से 1000 BC, और लेटर वैदिक पीरियड 1000 से 600 BC तक हमें देखने के लिए मिल जाता है। गाइस ये जो कैटेगराइजेशन करा गया था ऋग्वेद और लेटर वैदिक पीरियड में, ये आयरन के ऊपर ये डिवीजन किया गया था। यानी कि जो ऋग्वैदिक पीरियड के लोग थे, अच्छा ऋग्वैदिक पीरियड को ही अर्ली वैदिक पीरियड भी कहा जाता है, अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। जो अर्ली वैदिक पीरियड हमें देखने के लिए मिलता है, अर्ली वैदिक पीरियड में हमें आयरन के बारे में नहीं पता था, बट गाइज लेटर वैदिक पीरियड में हमें आयरन की जानकारी देखने के लिए मिली, आयरन के बारे में हमें पता चला। अब यहां पे आपके पास एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि एक टर्म आएगा आर्यंस, आर्य, तो हु वर आर्यंस, आर्यंस कौन थे, ये क्वेश्चन हमारे पास हमारे जहन में देखने के लिए मिलेगा। तो गाइज इफ वी टॉक अबाउट आर्यंस, आर्यंस वर द लिंग्विस्टिक कम्युनिटी हु यूज्ड टू रिसाइड इन बिटवीन एरिया फ्रॉम कैस्पियन सी टू सेंट्रल एशिया ऑफ रिपब्लिक। यानी अगर आप अपना वर्ल्ड मैप आज देखोगे तो वर्ल्ड मैप में आपको जो कैस्पियन सी देखने के लिए मिलेगा और जो रशिया देखने के लिए मिलेगा, इन दोनों के बीच का जो लैंड एरिया देखने के लिए मिलता है ना, यहीं पे ही एक लिंग्विस्टिक कम्युनिटी रहा करती थी जिसको आर्यंस कहा जाता था। अगर मैं आपको और ज्यादा सिंपलेस्ट वे में बताऊं तो ये स्टेपीज ग्रासलैंड, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी वगैरह पढ़ी होगी तो आपने स्टेपीज ग्रासलैंड के बारे में पढ़ा होगा, तो ये स्टेपीज ग्रासलैंड में ये लोग रहा करते थे, वहां से ये लोग हमारे तरफ आए। उसके बाद गाइज ये जो आर्यंस हुआ करते थे ना, दे वर दी पास्टोरल एंड नोमैडिक पीपल। दे वर दी पास्टोरल एंड नोमैडिक पीपल, यानी कि ये चरवाहे हुआ करते थे, इधर से उधर घूमा करते थे। यानी इनके पास गाइज हॉर्सेस रहते थे, तो ये उन हॉर्सेस के लिए मिडोज को, ग्रासलैंड्स को हमेशा सर्च किया करते थे। तो वही ये सर्च करते करते आते हैं इनकी 3 ब्रांच पे। आर्यंस की हमें 3 ब्रांचेस देखने के लिए मिल जाती है। सबसे पहली ब्रांच जो हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज द यूरोपियन। आर्यंस की वी हैव द 3 ब्रांच, आई एम सो सॉरी, आर्यंस की हमें 3 ब्रांचेस देखने के लिए मिलती है। सबसे पहले यूरोपियन, यूरोपियन ब्रांच देखने के लिए मिलेगी। यूरोपियन के बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमें देखने के लिए मिलेगी दैट इज टर्की। उसके बाद जो नेक्स्ट ब्रांच हमें देखने के लिए मिलेगी दैट इज दी अफगान, मतलब ये जो हमारी तरफ देखने ईरान और सीरिया वाली जो ब्रांच देखने के लिए मिल रही थी, ईरान एंड सीरिया ब्रांच। 3 ब्रांचेस हमें देखने के लिए मिलती है। सीरिया वाली ब्रांच हमें देखने के लिए मिल जाती है। ना भाई जब हम लोग बात करते हैं ईरान और सीरिया वाली ब्रांच की, बाकी यूरोपियन और टर्क ब्रांच से हमें कोई मतलब नहीं है अभी, ठीक है। ईरान और सीरिया वाली, इन्हीं को हम लोग कहते हैं ईरानियन आर्यंस। क्या क्या कहते हैं इनको? ईरानियन आर्यंस। आपसे यूपीएससी में सीडीएस में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, अगर आप लोग पीवाईक्यू वगैरह लगाते होगे उसमें आप लोग देखे होंगे। गाइस ईरानियन आर्यंस की फर्दर 2 ब्रांचेस देखने के लिए मिलती हैं। आगे चल के इनकी हमें
2 ब्रांचेस और देखने के लिए मिल जाती हैं। एक ब्रांच है जिसका नाम है जिंड विस्टा, और दूसरी ब्रांच जो आई थी ये ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध, ठीक है, यहां पे हमें देखने के लिए मिलती। एक का नाम क्या था, जिंड विस्टा, और दूसरी ब्रांच आई थी ईस्टर्न अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध एंड पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। ये इंडिया है, ठीक है, और ये पाकिस्तान वाला पंजाब और सिंध है, ठीक है। ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल रहा था। ये तो हो गई इनकी ब्रांचेस के बारे में बात, ठीक है। उसके बाद गाइस आर्यंस जो हुआ करते थे, आर्यंस अपने लैंड को बुलाते थे सब सैंधव प्रदेश। आर्यंस जिस लैंड पे रहा करते थे, आर्यन कॉल्ड देयर लैंड एज अ सप्त सैंधव प्रदेश, याद रखना। आर्यंस सप्त सैंधव प्रदेश के नाम से आर्यन अपने लैंड को जानते थे या बुलाया करते थे। सप्त सैंधव प्रदेश कहा करते थे ये लोग। उसके बाद गाइस आगे चल के क्या हुआ, ये सप्त सैंधव जो प्रदेश था ये क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो लैंड 7 नदियों से घिरा हुआ है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज और उनकी कुछ सब ट्रिब्यूटरीज हमें देखने के लिए मिलती हैं, तो इन ऑल 7 रिवर्स हमें देखने के लिए मिल जाती थी। तो जो 7 नदियों से जो घिरा हुआ देश है उसको कहते थे लोग सप्त सैंधव, यानी कि आर्यंस वर नोन अबाउट 7 रिवर्स। तो कुछ अर्ली वैदिक पीरियड में कुछ रिवर्स के नाम है जो आपको पता होने चाहिए। अगर हम लोग रिवर्स के बारे में बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे वैदिक नेम, वैदिक नेम के बाद हमें देखने के लिए मिल जाएगा प्रेजेंट नेम। नाउ गाइस सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं रिवर के बारे में तो बट ऑब्वियस ही है वो है सिंधु, और सिंधु को ही हम किस नाम से जानते हैं, इंडस के नाम से जानते हैं। इंडस। अगली जो रिवर हमें देखने के लिए मिलती है गाइस उसका नाम है दैट इज शतुद्री। शतुद्री को हम लोग जानते हैं सतलज के नाम से। शतुद्री, इसको किस नाम से जानते हैं, सतलज के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। गाइस तीसरी जो रिवर हमें देखने के लिए मिल जाती है दैट इज विपाशा, और विपाशा इज नोन एज ब्यास। अगली जो रिवर हमें देखने के लिए मिलती है फोर्थ वन दैट इज पारुशनी। पारुशनी एंड गाइस पारुशनी का जो हमें प्रेजेंट नेम देखने के लिए मिलता है दैट इज रिवर रावी। रिवर रावी इज नोन एज पारुशनी। रावी के बाद या पारुशनी के बाद जो नेक्स्ट हमें देखने के लिए मिलती है दैट इज वितास्ता। वितास्ता इज नोन एज झेलम।
झेलम हमें देखने के लिए मिल जाएगी वितास्ता। वितास्ता के बाद नेक्स्ट जो हमें देखने के लिए मिलेगी 6th नंबर पे, दैट इज कुरुम, KRUMU, कुरुम। इसका है कुर्रम। ये सब ट्रिब्यूटरीज वगैरह हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज गोमल, गोमल इज गोमती। गोमल, गोमती, गोमल इज गोमती। देन लास्ट इज दी श्रावस्ती, और श्रावस्ती इज नोन एज घग्गर। 8th वन इज श्रावस्ती। श्रावस्ती और घग्गर या फिर हाखरा। घग्गर आखरा सिविलाइजेशन आपको पता होगा, घग्गर के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। क्लियर? ये चीज़ हमें देखने के लिए मिल जाता है पूरा। तो ये नदियों के कुछ नाम है गाइस जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इन नाम की आपको जानकारी होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं हम। मैं इसको हटा रहा हूँ गाइस। प्लीज़ अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो आप, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप कॉपी और पेन साथ में लेकर के बैठे ही होगे तो उसको नोट डाउन कर लेना। मैंने आप लोगों को वही बताया, आर्यंस वगैरह कौन हुआ करते थे, वही सेम बात लिखी है ऋग्वैदिक पीरियड के बारे में। मटेरियल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में डिस्कशन करते हैं गाइस। जब मटेरियल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो अर्ली आर्यंस जो हुआ करते थे ये ट्राइब्समैन हुआ करते थे गाइस। बेसिकली हमें इनकी 30 ट्राइब्स देखने के लिए मिलती थी, 30 ट्राइब्स हुआ करती थी। फॉर एग्जाम्पल भरत, धुरु, यदु, तुरु, कुरु, इस तरीके की 30 डिफरेंट ट्राइब्स हुआ करती थी आर्यंस की, ठीक है। 3 डिफरेंट ट्राइब्स वर देयर एंड गाइस ये लोग जो थे ना ये ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करते थे, बट बहुत लिमिटेड स्केल में इस्तेमाल करते थे। और यहाँ पे हमें 4 डिफरेंट तरीके की पोट्रीज देखने के लिए मिलती थी, जैसे कि रेड वेयर हो गई, ब्लैक वेयर हो गई, रेड एंड ब्लैक वेयर हो गई, ब्लैक एंड स्लिप्ड हो गई, ठीक है। ये तो 30 ट्राइब्स हो गई और 4 डिफरेंट पोट्रीज हो गई। ब्लैक वेयर, ब्लैक वेयर, रेड वेयर, ब्लैक एंड रेड वेयर, ब्लैक स्लिप्ड वेयर, ठीक है। ये 4 डिफरेंट तरीके की इनकी पोट्रीज देखने के लिए मिलती थी। ये भी चीज़ हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। मिट्टी के जो बर्तन वगैरह देखने के लिए मिलती थी। और ये जो अर्ली आर्यंस हुआ करते थे ये आयरन के बारे में इनके पास कोई नॉलेज देखने के लिए नहीं मिलती थी। दे वर नॉट एट ऑल अवेयर ऑफ द आयरन। उसके बाद गाइस साथ ही साथ ये मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पास्टोरल और नोमेडिक पीपल हुआ करते थे, तो इस वजह से इनका जो मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था वो पशुपालन हुआ करता था। जानवरों को ये पाला करते थे। एग्रीकल्चर भी होता था, बट एग्रीकल्चर वॉज द सेकेंड। पहला प्राइमरी ऑक्यूपेशन ये होता था और ये क्या था, सेकेंडरी। ये सेकेंडरी था, ये प्राइमरी ऑक्यूपेशन हुआ करता था। साथ ही साथ गाइस ये जो सेकेंडरी ऑक्यूपेशन था यहीं पे हमें एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाती है। ये एक तरीके खेती की किया करते थे और उसको कहा जाता था यवा, YAVA। आप देख रहे हो ये यवा की ही एक फोटोग्राफ है, YAVA, यवा कहा जाता था। और यवा का मतलब क्या होता था, ऋग्वेद में बार्ले यानी जौ वगैरह की जो खेती वगैरह हुआ करती थी उसको कहा जाता था। और यहाँ पे इनके अगर हम लोग सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं, मटेरियल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ और सोशल। इकोनॉमिक लाइफ के बारे में तो मतलब देख लिया आप लोगों ने, ये सारी चीज़ें होती थी।
सोशल लाइफ के बारे में बात करते हैं तो गाइस यहां पे सेग्रीगेशन तो हमें देखने के लिए मिलता था। सोशल लाइफ के बारे में हम लोग बात करते हैं तो टॉप पे ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय होते थे, वैश्य होते थे। 3 कैटेगरीज हमें यहां पे देखने के लिए मिल जाती थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, शता इनको कहा जाता था, और वैश्य नहीं, विषा इनको कहा जाता था। ठीक है, ब्रह्म, क्षत्रिय, वैश्य, ये 4 वर्ण हमें देखने के लिए मिलते थे। गाइज ये जो 4 वर्ण देखने के लिए मिल रहे हैं ये बाय बर्थ नहीं हुआ करता था अर्ली वैदिक पीरियड में। ये कैसे हुआ करता था? बाय ऑक्यूपेशन हुआ करता था, और इंटरचेंजेबल ऑफ वर्णा वाज पॉसिबल एट दैट टाइम। अगर आप ब्राह्मण धर्म में पैदा हुए हैं और आप क्षत्रिय वाला कार्य कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण नहीं कहलाएंगे, आप क्षत्रिय कहलाएंगे। यानी कि आपका जैसा काम आपका वैसा वर्ण। ठीक है, बाय बर्थ वर्ण सिस्टम नहीं देखने के लिए मिलता था। यहां पे एक चीज याद रखना, वर्ण सिस्टम वॉज नॉट बाय बर्थ, इट वॉज बाय ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन के आधार पे हुआ करता था। ठीक, ये चीज देखने के लिए मिला था हमें। साथ ही साथ अगर हम लोग इनके पॉलिटिकल लाइफ के बारे में भी बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट द पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द आर्यंस, इनकी गाइस जो पॉलिटिकल लाइफ होती थी यहां पे हमें एक चीज देखने के लिए मिलता था, जैसे कि एक पॉलिटिकल ट्राइबल सेटअप देखने के लिए मिलता था जिसको हम लोग जना कहते थे। ठीक है, जना क्या कहा जाता था इसको? जना। पॉलिटिकल ट्राइबल सेटअप इज नोन एज जना। और ये जो जना होता था इसका जो चीफ होता था, चीफ इज नोन एज गोपस्य जना या जनस्य गोपा। ठीक है, जनस्य गोपा। ठीक है, राजन्य, गुप्ता जना या जनस्य गोपा, राज, इसके कई नाम हुआ करते थे, राजन्य और गोपा जना और जनस्य गोपा। ठीक है, ये सारे नाम देखने के लिए मिल जाते थे। अब इसका काम क्या रहता था? ये प्रोटेक्टर ऑफ द काउज हुआ करते थे। कौन हुआ करते थे? प्रोटेक्टर ऑफ द काउज। प्रोटेक्टर ऑफ द काउज, गाय के रक्षक हुआ करती थी। इसके अंडर डायरेक्ट कोई आर्मी नहीं आती थी, अपने अंडर ये डायरेक्ट कोई आर्मी मेंटेन नहीं करता था। अच्छा, प्रोटेक्टर ऑफ द काउ क्यों? क्योंकि अभी प्राइमरी ऑक्यूपेशन इनका क्या है? एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन इनका प्राइमरी इकोनॉमिक सोर्स है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे एक ट्राइबल चीफ देखने के लिए मिला जिसका नाम रखा गया था ये गोपस जना, प्रोटेक्टर ऑफ द काउस को कहा जाता था। साथ ही साथ गाइस ये जो जनस्य गोपा या गुप्ता जना था ये अपने अंदर कोई डायरेक्ट आर्मी मेंटेन नहीं करता था। जब जब इसको आर्मी की ज़रूरत होती थी तो इसी के जो ट्राइब के जो मेंबर हुआ करते थे वो इसको आर्मी प्रोवाइड करवा दिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ देखने के लिए मिलती थी। और उसके बाद इसके अंदर कुछ मतलब जैसे समिति या कमिटीज टाइप की हुआ करती थी। 3 हमें यहाँ पे कमिटीज देखने के लिए मिलती हैं, सभा, समिति और विदत। 3 कमिटी थी जो इसको टाइम टू टाइम इसकी पावर को मतलब इसको एडवाइस देने के लिए रहती थी। 3 डिफरेंट तरीके की कमिटीज हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, सभा, समिति और विदत।
तीन चीज हमें यहाँ पे गाइस देखने के लिए मिल जाती है। अब अगर हम लोग बात करते हैं सभा के बारे में, तो गाइस सभा की जो मेंबरशिप थी वो लिमिटेड देखने के लिए मिल रही थी, सिर्फ और सिर्फ एल्डरली पीपल के लिए। सिर्फ बुजुर्गों के लिए ये देखने के लिए मिलती थी। उसके बाद गाइस समिति के बारे में बात करते हैं, तो जो समिति की जो मेंबरशिप थी, ये मेंबरशिप तो ओपन थी सबके लिए, इट वॉज ओपन फॉर ऑल। इट्स मेंबरशिप वॉज ओपन फॉर ऑल, सबके लिए इसकी मेंबरशिप ओपन थी। बट गाइस ये लेस डिसिसिव बॉडी हुआ करती थी, ठीक है, ज्यादा इसका कोई डिसीजन में रोल नहीं होता था, लेस डिसिसिव बॉडी हुआ करती थी। ज्यादा रोल डिसीजन मेकिंग में किसका होगा, आप खुद ही देख सकते हो, सभा का हुआ करता था। क्यों? क्योंकि यहां पे एल्डरली पीपल भी थे और मेंबरशिप रिस्ट्रिक्टेड भी थी। इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन थी, ठीक है, वुमेन्स वर आल्सो अलाउड इन समितिज, ठीक, तो इसकी मेंबरशिप सबके लिए ओपन थी। बट गाइस यहां पे जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो कम देखने के लिए मिल रही थी। उसके बाद विदत के बारे में बात करते हैं। विदत के बारे में गाइस हमें बहुत ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन हां इतना जरूर पता है विदत के बारे में, दैट विदत वॉज अ काइंड ऑफ रिलीजियस असेंबली। और विदत में गाइस वुमेन्स का पार्टिसिपेशन भी देखा गया था। अभी गाइस मैंने शायद गलती से समिति में वुमेन्स का बोल दिया था, आई एम सो सॉरी। विदत में भी इनका पार्टिसिपेशन देखा गया, ठीक। ये हमें तीन समितिज यहां पे देखने के लिए मिल रही थी। ये तो हो गई इनकी पॉलिटिकल लाइफ। रिलीजियस कंडीशन के बारे में बात करते हैं गाइस, तो रिलीजियस कंडीशन भी हमें यहाँ पे देखने के लिए ऐसे मिल रही थी कि ये लोग वर्शिप करते थे 33 देवी देवताओं को। 33 deities were there, 33 deities were there। लेकिन जिस भी देवी देवता को ये पूजते थे उस समय वही जो डिआईटी था वो प्रोमिनेंट हो जाता था। एज सच कोई गॉड या गॉडेसेस प्रोमिनेंट नहीं थे। बट गाइज यहां पे हमें, जैसे कि अगर आप देखोगे, जो जिस गॉड को बहुत ज्यादा पूजा जा रहा था दैट वाज द पुरंदर। ये नेचर वर्शिपर हुआ करते थे, नेचर की वर्शिपिंग वगैरह किया करते थे। पुरंदर हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं, जिनका नाम होता है ब्रेकर ऑफ द फोर्ट और द स्ट्रक्चर, ठीक है। इनको बहुत जल्दी जल्दी ये मतलब इन्वोक किया करते थे, इनकी पूजा बहुत फ्रीक्वेंटली होती थी। 250 सुक्ता इनके लिए अकेले लिखे गए थे, पुरंदर के लिए। जैसे आप आज के भगवान इंद्र भगवान या वरुण गॉड, देव वरुण से आप कंपेयर करोगे, लॉर्ड वरुण से, तो आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। पुरंदर की पूजा किया करते थे। पुरंदर के बाद जो नेक्स्ट गॉड हुआ करते थे जिसकी ये पूजा किया करते थे, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, ठीक है, वो थे फायर गॉड अग्नि, ठीक है। अग्नि का काम क्या होता था, ये एज अ मैसेंजर काम किया करते थे, ठीक है। मतलब अगर आप आहुति दे रहे हो तो वो स्मोक के फॉर्म में भगवान के पास जा रही है, ठीक है। आपने जो भी बोला, अग्नि एज अ मैसेंजर काम कर रहा है, आपकी बातों को, आपके जो भी भगवान से कहना है वो सारी बातें आप एज अ मीडियम, आग जो थी ये मीडियम थी भगवान तक आपकी बात पहुंचाने के लिए, ठीक है, मैसेंजर का काम करती थी। अग्नि के बाद गाइस जो नेक्स्ट हुआ करते थे दैट वाज दी वरुण गॉड। वरुण वर्षा के भगवान हुआ करते थे, ठीक है। और पुरंदर आई गेस
इंद्र भगवान जैसे होते हैं, ठीक है, ब्रेकर ऑफ द फोर्ट, इंद्र भगवान, ठीक, उनको कहा जाता अगर आप प्रेजेंट डे कंपेयर करोगे पुरंदर को, ठीक। उसके बाद गाइस हमें यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। वो क्या देखने के लिए मिल रहा था? फीमेल गॉड भी देखने के लिए मिल रही थी हमें यहाँ पे, ठीक है। मदर गॉडेसेस के भी हमें एविडेंसेस देखने के लिए मिल रहे थे थोड़े बहुत, फर्टिलिटी से हालांकि वो एम्प्लॉय करती थी, मतलब ताल्लुकात रखती थी। उसके बाद जैसे कि फीमेल गॉडेसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं तो हो गई जैसे ये अदिति, उषा, है ना, ये सारे लोग कौन हो गए? फीमेल गॉड हो गई। अदिति, उषा, ये सारी गॉडेसेस हो गई, फीमेल गॉडेसेस हो गई, ठीक। तो इनकी भी ये लोग पूजा पाठ किया करते थे। तो ये तो बात हो गई हमारी अर्ली वैदिक के बारे में। वही सोशल क्लास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करी, इकोनॉमिक कंडीशन हमने डिस्कस कर ली। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड पे। अब गाइज लेटर वैदिक पीरियड आते आते तक हमें आयरन मिल गया था, आयरन की खोज हमें हो गई थी। अब गाइज आप खुद देखो, जब आयरन की खोज हो गई, अभी तक ये पास्टोरल और नोमैडिक पीपल हुआ करते थे। आयरन की मदद से इन्होंने अपने टूल्स बनाए और वो टूल्स बहुत ज़्यादा मजबूत हुए, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा अब दिल्ली से या नॉर्थवर्ड से ईस्टर्न यूपी, एमपी इधर की तरफ शिफ्ट होने लग गए थे। थोड़ा थोड़ा बिहार वगैरह आप देखोगे इधर की तरफ शिफ्ट होने लगे। यहाँ के जो डेंस फॉरेस्ट वगैरह हुआ करते थे, इसकी कटिंग करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया और एज अ सेटलर लाइफ एंजॉय करने लग गए। अब गाइज यही जब वैदिक कल्चर के जो लोग देखने के लिए मिले, जब इनको आयरन के बारे में पता चला, तो अब ये लोहे के सामान बनाएंगे। अगर इनको खेती करनी होगी, जो औजार ये लोग अभी तक हल लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे, अब वो लोहे का हल इस्तेमाल करेंगे। और जब लोहे का हल होगा तो वो गाइज लैंड में जो टिलिंग होगी वो ज़्यादा डीप होगी, और डीप टिलिंग होने की वजह से जो सीड सो करेंगे वो अच्छे से होगा, और जिसकी वजह से जो आउटकम निकलेगा वो ज़्यादा अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो अब जो अभी तक इकॉनमी अर्ली वैदिक में जो इकॉनमी उस पे एनिमल पे डिपेंडेंट होती थी, अब इकॉनमी किस पे डिपेंडेंट हो गई है? एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गई है लेटर वैदिक पीरियड में। क्यों? क्योंकि आयरन इन लोगों को देखने के लिए मिल गया, आयरन इनके पास अब आ गया है। अब जब गाइस एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हो गए, हालांकि ऐसा नहीं था कि तुरंत ही इन्होंने एनिमल हस्बेंड्री वगैरह छोड़ दी थी, नहीं, एनिमल हस्बेंड्री अब सेकेंडरी ऑक्यूपेशन इनका देखने के लिए मिल रहा था। और साथ ही साथ गाइस यहाँ पे आयरन्स का ये जो हमें देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे जो वर्ण धर्म देखने के लिए मिल रहा था। अब गाइस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, एक नई कम्युनिटी हमें देखने के लिए मिली, ठीक है, फोर्थ वन, जिसका नाम था शूद्रास। यहाँ पे थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास हमें देखने के लिए मिल रहे थे। फोर्थ कम्युनिटी हमें देखने के लिए मिल रही थी। ये गाइस मैप, ये जो प्रिज्म लगा हुआ है, ये बात का हमें देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग फोकस करिएगा प्लीज़, ठीक। अभी इस पे डिस्कस नहीं करते, ठीक है। अभी यही 4 कम्युनिटी देखने के लिए मिल रही थी गाइस। जो अब वर्ण धर्म देखने के लिए मिल रहा था, वर्ण में अब क्या था? अब सर आप अगर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए तो अब आप ब्राह्मण ही कहलाएंगे, आप क्षत्रिय में पैदा हुए आप क्षत्रिय कहलाएंगे, आप वैश्य में पैदा हुए आप वैश्य कहलाएंगे, आप शूद्रास में पैदा हुए आप शूद्रास कहलाएंगे। अब यहाँ पे जो वर्ण सिस्टम देखने के लिए मिल रहा था, ये हेरिडिटरी हो गया था, ठीक। ऐसा नहीं था सर कि अर्ली वैदिक पीरियड की तरह आप अपने ऑक्यूपेशन के बेसिस पे अपना वर्ण चेंज कर लोगे, नहीं सर। अब आप जिस भी वर्ण में पैदा हुए हो, अब आप वही कहलाओगे। अब ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा था, ठीक। इसी के साथ साथ गाइस हमें यहाँ पे देखने के लिए मिला था, जब आयरन देखने के लिए मिल गया तो खेती वगैरह हुई, सरप्लस जनरेट हुआ। अब गाइस जब आयरन के हल वगैरह बन रहे हैं तो अब
लोहे की तलवारें भी तो बनेंगी ना। और जब लोहे की तलवारें बनेंगी तो जो राजा रहेगा, उस राजा की जो पावर रहेगी वो पावर भी तो बढ़ेगी। और कोई राजा नहीं चाहता कि उसकी पावर या उसकी ताकत को कोई रिस्ट्रिक्ट करे। तो अर्ली वैदिक पीरियड में अभी जिन कमिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस किया था, जैसा सभा, समिति, विदत, तो अब ये जो थी ये क्या करती थी, राजा को राय मशवरा दिया करती थी, उसकी पावर पे चेक एंड बैलेंस लगाया करती थी। लेकिन अब ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रहा था। क्यों? क्योंकि अब राजा की जो ताकत थी अब वो बढ़ गई थी। अर्ली वैदिक पीरियड में राजा टैक्स नहीं लगाता था, लोग वॉलंटरीली क्या करते थे, कंट्रीब्यूट किया करते थे। लेकिन सर अब थोड़ा सा टैक्स लगेगा लेटर वैदिक पीरियड में। अच्छा, ये जो वर्ण धर्म के बारे में मैंने आपको बताया, ये एक 9th बुक थी, 9th मंडल देखने के लिए मिल रहा था। 9th मंडल अगर हम लोग देखेंगे तो मैं आपको बताता हूँ, अर्ली वैदिक पीरियड में ये जो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी कि इंटरचेंजेबल ऑफ वर्णा पॉसिबल था, उसका एग्जाम्पल हमें 9th मंडल से देखने के लिए मिलता है। उसमें लिखा हुआ है, आई एम अ पोएट, मैं कवि हूं। माई फादर इज अ डॉक्टर एंड माई मदर इज अ ग्राइंडर, दो वी लिव इन अ सेम हाउस एंड वी आर हैप्पी। मतलब मैं कवि हूं, मेरे पिताजी जिसे कहते हैं डॉक्टर हैं और माता जी ग्राइंडर है। हम सब अलग अलग ऑक्यूपेशन से बिलोंग कर रहे हैं, बट हम सब एक ही छत के नीचे रहते हैं और हम लोग खुश हैं। ये चीज हमें 9th बुक या 9th मंडल में देखने के लिए मिली थी। वहां से हमें इसके बारे में पता चला था। ठीक, चलिए, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल गई थी। अब राजा जो है वो प्रोमिनेंस में आ गया था। अब यहां पे गाइस क्या हमें देखने के लिए मिला, वर्ण धर्म आश्रमा हमें देखने के लिए मिला था। वर्ण धर्म आश्रम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट वर्ण धर्म आश्रमा, तो गाइस ये जो वर्ण धर्म आश्रम है ये 4 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, वर्ण धर्म आश्रम इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट पार्ट। पहला आपको देखने के लिए मिलेगा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ, वनस्पत और सन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वनस्पत और सन्यास। ब्रह्मचर्य में जो बच्चे होते हैं उनको गुरुकुल वगैरह में भेजा जाता था। आप जाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, गुरुकुल में शिक्षा वगैरह लीजिए। गृहस्थ जीवन में आप मटेरियल लाइफ जिएंगे। मटेरियल लाइफ कैसे सर? सर आपकी शादी होगी, बच्चे होंगे, आप इनके साथ एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करिए। वनस्पत, काइंड ऑफ सेमी मटेरियल लाइफ, यानी कि सर आप गृहस्थ जीवन तो जी रहे हैं, गृहस्थ के साथ साथ आप जंगल भी जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे, तप करेंगे, योग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। यानी कि आप अगर कुछ समय आपने घर में बिताया, कुछ समय आप वनस्पत जंगल में जाकर के बिताएंगे। उसके बाद सन्यास, कंप्लीट रेनंसिएशन, हर चीज का त्याग कर देंगे आप एकदम से। मटेरियल लाइफ का आप एकदम से पूर्णता त्याग कर देंगे और आप जंगल में जाकर के योग करेंगे, तप करेंगे और वहां धीरे धीरे आप अपने शरीर का भी त्याग कर देंगे। ये चीज हमें देखने के लिए मिल रहा था वर्ण धर्म आश्रमा में। ठीक है, गृहस्थ में ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जा रही थी। तो ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं गाइस। ठीक है, ये देखो पॉलिटिकल लाइफ वगैरह, वही चीज जो इकोनॉमिक वगैरह डिस्कस कर लिया हम लोग। ठीक, सो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अब हम लोग इससे अगली क्लास में। सो जय हिंद। एंड गाइज इसका जो भी PDF है वो आपको मिल जाएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का जो टेलीग्राम चैनल है उस पर।
So this is all for today, guys. Thank you and Jai Hind, and I will see you in next lecture. जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।